मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था। घर में कोई नहीं रहने के कारण मैंने अपनी जवान विधवा शाली को पत्नी की देखभाल के लिए बुला लिया था। लेकिन मैं जब भी अपनी शाली को देखता, मेरे अंदर जज्बात उठने लगते थे। मुझे अपने आप पर काबू ही नहीं हो पा रहा था। और फिर एक दिन जैसे ही मुझे मौका मिला, मैं अपनी शाली के साथ वह सब करने लगा जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। रात का वक्त था, मैं अपने होश में नहीं था। लेकिन जैसे ही मुझे होश आया तो मैं अपनी विधवा शाली को देखकर कांपने लगा, क्योंकि वह तो मेरा नाम राघव है और मैं बहुत ही परेशान हूँ। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से घर ऑफिस संभालूं। मैं खुश भी बहुत हूँ, मैं पापा बनने वाला हूँ। लेकिन मुझे इस बात की टेंशन हर समय लगी रहती थी कि जब मैं ऑफिस में रहता हूँ तब मेरी पत्नी का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि अब मेरी पत्नी कभी भी माँ बन सकती थी। समय सामने आते जा रहा था और यह चिंता मुझे खाई जा रही थी। अगर ऑफिस ना जाऊं तो मालिक चिल्लाने लगता था, और अगर घर पर रहूं तो फिर मैं ऑफिस का काम किस तरह से करूं, क्योंकि अब जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी थी। मैं उस वक्त बहुत ही खुश था जब मुझे पता चला कि मैं पापा बनने वाला हूँ। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि अब कोई मुझे पापा कहने के लिए इस दुनिया में आने वाला था। मैं शुरू से बहुत ही अकेला अकेला रहा हूँ। जैसे ही जवान हुआ, एक्सीडेंट में माँ पापा की मौत हो गई। फिर मैंने खुद ही संभाला, और अब जब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी माँ और मैं पापा बनने वाला हूँ, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान ने सारी खुशियां मेरी झोली में भर दी है। समय सामने आ जाने के कारण एक दिन मेरी पत्नी ने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन को बुला लेती हूँ, मेरी भी मदद हो जाएगी और आप भी ऑफिस में आराम से निपट होकर काम कर सकेंगे। मैंने उससे कहा, तुम चाहो तो उसे बुला सकती हो, बस एक दिक्कत है, हमारे घर में सिर्फ एक ही कमरा है, तो अगर तुम्हारी बहन आएगी फिर वो कहाँ पर सोएगी। इस बात पर मेरी पत्नी ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब दिन पर दिन उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी और मैं अपने ही संभाल नहीं पा रहा था। तो फिर एक दिन उसने फोन करके अपनी बहन को घर पर बुला ही लिया। असल में मेरी साली, जो कि मेरी पत्नी से बड़ी थी, वह विधवा थी। उसकी उम्र अभी 24 साल हो रही थी और उसका नाम ममता है। असल में मेरी पत्नी की बहन ममता उसकी सौतेली बहन थी। जब उसका जन्म हुआ था उस वक्त उसकी माँ उसे दुनिया से छोड़कर चली गई थी। फिर उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। अब मेरी शाली ममता आने वाली थी, तो मैं उसे लेने के लिए बस स्टैंड पर पहुंच चुका था। पहली बार मेरी शाली मेरे घर पर आ रही थी, मैं खुश था। अब मेरी पत्नी किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। बस स्टैंड पहुंचकर मैं उसे अपनी बाइक पर बैठाकर घर पे ले आया। मैं उसे ऑटो से भी ला सकता था, लेकिन ऑटो में अधिक पैसे लग जाते, और अभी मैं एक पैसे वाले बच्चे के लिए बचा रहा था, क्योंकि न जाने डिलीवरी के वक्त कितना पैसा खर्च हो जाए। और बाइक से लाने में मुझे एक जरा भी पैसे खर्च करने नहीं पड़े। मैंने ममता को बस स्टैंड पर गौर से देखा। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, काफी मासूम सा चेहरा था उसका। मुझे देखकर उसे एक मुस्कान दिया। घर पर आते फटाफट उसने सारा काम संभाल लिया। खाना बनाने से लेकर बाकी सारा काम वही कर दिया करती थी। साथ में मेरी पत्नी की देखभाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही थी। मैं पत्नी की तरफ से एकदम से निश्चिंत हो चुका था। बस घर पर ही एक दिक्कत थी कि हमारे पास सोने के लिए एक ही बेडरूम था, और बेडरूम के बाहर एक छोटा सा कमरा था, लेकिन उसमें सारा सामान भरा हुआ था। सोने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं था। फिर मेरी पत्नी ने अपनी बहन को हमारे बेडरूम में सुला दिया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ममता हम लोग कमरे में सोए, लेकिन मैं क्या कर सकता था, मैं मजबूर था। लेकिन मैं जब भी ममता को देखता था तो मेरे मन में एहसास होता था कि इतनी कम उम्र में बेचारी को दिन देखना पड़ रहा है, और इतनी छोटी सी उम्र विधवा की जिंदगी जीना पड़ रहा है। जैसे मैं 18 साल का हुआ था, मेरे माता पिता मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। और फिर मुझे याद है कि मैंने बहुत ही कम उम्र से काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था जो कि मुझे संभालता। और फिर छोटी उम्र भी काम करने के कारण एक बार मैं कुछ सालों पहले एक पहाड़ी जंगल के सामने से बसे हुए गांव में गया था, क्योंकि उस गांव में मुझे स्कूल बनाने का टेंडर मिला हुआ था। उस गांव के मुखिया ने मुझे अपने घर पर रुकने के लिए कहा था। मैं मुखिया जी के यहाँ रहकर ही स्कूल बनाने का काम पूरा करवा रहा था। मुखिया जी की बेटी पल्लवी बहुत ही खूबसूरत थी। वह मेरे आसपास मंडराती रहती थी। कभी वो मेरे पास खाना लेकर आती, तो कभी किसी और बहाने से अक्सर मेरे पास आ जाया करती थी। मुझे स्कूल बनवाने में करीब 6 महीने लग गए, और इन 6 महीनों में मैं पल्लवी के बहुत ही करीब होता चला गया। वह भी मुझे बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। फिर मैंने मुखिया जी से पल्लवी के बारे में बात किया और उसका हाथ मांग लिया। मुखिया जी भी तैयार हो गए। फिर मैं पल्लवी को शादी करके अपने साथ शहर ले आया। एक दिन मैंने खाने पर अपने करीबी दोस्त राहुल को बुलाया। हम दोनों बैठकर आपस में बातें करने लगे। पल्लवी हम दोनों के लिए चाय बनाकर ले आई। लेकिन जैसे पल्लवी चाय लेकर आई, मैंने देखा कि मेरा दोस्त राहुल उसे बहुत ही गौर के साथ देख रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह मेरी पत्नी को इस तरह अजीब निगाहों से क्यों देख रहा है। फिर मेरी पत्नी जब अंदर चली गई, तब राहुल कहने लगा, तूने इस लड़की से शादी कर ली। उस वक्त मुझे इसका मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया। आखिर मेरे दोस्त ने ऐसी बात क्यों कहा।
मैंने राहुल से पूछा भी, तुम इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? आखिर कुछ बात है क्या? लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया और फिर आऊँगा, अभी कुछ काम है कहकर चला गया। लेकिन अब मेरे मन में हर वक़्त यह बात खटकने लगी थी कि राहुल इस तरह से पल्लवी को देखकर आश्चर्यचकित क्यों हुआ था? आखिर क्या बात है? मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? शुरू के कुछ दिन तो ठीक से कटे, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ अजीब लगने लगा था, क्योंकि ममता जब से हमारे घर में आई थी, वह हम लोगों के कमरे में ही सो रही थी। मेरी पत्नी पल्लवी ना जाने क्यों उसे दिखा-दिखा कर मुझसे प्यार करती थी। मैं पल्लवी को इशारों में मना भी करता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती थी। मुझे तो पल्लवी को देखकर यह लगने लगता था कि प्यार मुझसे सिर्फ ममता को दिखाने के लिए ही करती है। मुझे लगता था शायद इससे उसे प्यार करने में नया जोश मिलता होगा। यह देख धीरे-धीरे मैं भी उसके साथ देने लगा और मुझे इस काम में मज़ा भी आने लगा। ममता सिर्फ पल्लवी को देखती रहती, लेकिन कभी कुछ भी नहीं कहती थी। मैं और मेरी पत्नी दोनों रात भर एक-दूसरे की बाहों में ही होते थे। कभी-कभी मेरी नज़र जब ममता पर पड़ जाती, तो मुझे उसकी आँखों में उदासी नज़र आने लगती थी। इतना तो मैं समझ गया था कि मेरी पत्नी ममता को जलाने के लिए ये सब कर रही है, लेकिन आखिर मैं भी अपनी पत्नी का साथ क्यों दे रहा हूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं जब भी ममता की आंखों में देखता हूँ, मुझे लगता है कि उसकी आंखों में कोई राज छुपा है, लेकिन वह राज क्या है मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन इधर से मैं ममता की तरफ दिन पर दिन आकर्षित होता जा रहा था और मैं देखता था कि ममता भी मुझे घूर घूर कर देखा करती थी, जैसे कि मुझे पसंद करती हो। आखिर थी भी तो वो जवान विधवा, उसके अंदर भी तो अकेलापन था। मुझे मन करता कि मैं उसके अकेलेपन को दूर कर दूं, परंतु मेरी पत्नी मुझे और ममता को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। कभी कभी उससे बातें करने भी जाता तो पत्नी साथ में खड़ी रहती थी। शायद उसे डर था कि मैं ममता के करीब ना चला जाऊं। एक दिन सुबह को मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई। मैं ममता को बुलाने के लिए किचन में जाने लगा। मुझे लगा शायद वह खाना बना रही है, लेकिन वह किचन में नहीं थी। मैं घबराकर ममता को ढूंढने लगा और फिर जैसे मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो मैं बिल्कुल दंग रह गया, क्योंकि मैंने देखा कि ममता नहा रही थी। उसे देखकर मेरी सांसें ही रुक गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं चुपचाप से फिर पत्नी के पास आ गया। तब तक मेरी पत्नी का दर्द कुछ कम हो गया था। अब मैं ममता के बारे में सोचने लगा, अगर वह नहा ही रही तो फिर उसने बाथरूम का दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? क्या उसे पता नहीं था कि मैं भी घर पर हूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज ममता का वह रूप मेरी आंखों के सामने न जाने बार बार क्यों आ रहा था। और अब मैंने एक पल भी देर नहीं किया और मैं घर से निकलकर ऑफिस काम के लिए चला आया। मुझे ऑफिस में मंदिर बनवाने का काम मिला था और आज मैं उसी मंदिर पर काम के सिलसिले में गया था। तो मैंने वहां पर ममता को देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैं सोचने लगा, आखिर ममता इतनी दूर इस मंदिर पर क्यों आई है? मैं छुप छुप कर ममता को देखने लगा, आखिर वह यहाँ पर क्या कर रही है। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि ममता एक साधु बाबा के साथ मंदिर में बने एक कमरे के अंदर चली गई और फिर दरवाजा बंद कर लिया। और फिर करीब 1 घंटे के बाद जब बाहर निकली तो मैंने देखा कि वह अपनी साड़ी का पल्लू ठीक कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ममता साधु बाबा के साथ उस मंदिर के कमरे में क्या कर रही थी। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था, लेकिन अब वह रोज इस मंदिर में आने लग गई थी और फिर साधु बाबा ममता को लेकर कमरे के अंदर चले जाते थे। फिर करीब 1 घंटे के बाद ममता अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बाहर निकलती थी। कभी कभी वह काफी घबराई हुई और पसीनों से लथपथ भी रहती थी। फिर वह हमारे घर पर वापस चली आती थी। एक दिन मैंने देखा कि ममता जब इस मंदिर में आई और उस कमरे में जाने लगी तो उसके साथ एक साधु नहीं बल्कि कई सारे साधु अंदर गए। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। मेरी पत्नी गर्भवती थी, लेकिन मेरा ध्यान हर वक्त ममता पर ही रहता था, क्योंकि उसकी हरकतें मेरी समझ से बाहर था। एक दिन जब मैं कुछ कामों में फंसा हुआ था, मेरी पत्नी पल्लवी अकेले ही डॉक्टर के पास चली गई। जब मैं घर वापस आया तो देखा पल्लवी घर पर नहीं थी। मैंने उसे कॉल लगाया तो उसने कहा काफी टाइम लगेगा, बहुत ही भीड़ है। जब उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ हो तो मैंने झूठ कह दिया कि मैं अभी काम पर ही हूँ, क्योंकि मुझे पता था अगर उसे मैं कहता कि मैं घर पर हूँ तो वह मुझ पर शक करने लगती। फोन पर बातें करते हुए ममता ने मुझे सुन लिया था। वह मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आई और जैसे उसने मुझे चाय दिया उसकी साड़ी की पल्लू नीचे गिर गई। मुझे तो ऐसा लगा जैसे उसने जानबूझकर अपना पल्लू नीचे गिराया और फिर मेरे सामने जैसे वो नजर आया, मेरा अंदर फिर से घबराहट होना शुरू हो गया। मैं बिल्कुल पसीने से भीग गया। यह सब मेरे साथ क्या हो रहा था? पता नहीं, जब भी ममता को देखता उसकी तरफ खींचे चला जाता। ऐसा लगता जैसे उसके अंदर कोई जादुई ताकत हो जो कि मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। यह समझना मेरे बस से बाहर थी। मैंने उसे अपने साथ बैठाकर चाय पीने को कहा। वह बैठ गई और मेरी तरफ बहुत ही प्यार से देखने लगी। मैं भी उसकी आंखों में कुछ देर के लिए खो सा गया। अचानक उसने मेरे हाथों पर अपना हाथ रख दिया। मेरे अंदर एक करंट सा लगा।
मैं उसी जगह पर जम गया, जैसे मानो मैं थम सा गया था और कोई अलग ही दुनिया में पहुंच गया था, जहां पर मैं ममता के साथ बेपनाह प्यार कर रहा था। मैं ममता को अपनी बाहों में भरकर उसे लगातार किस किए जा रहा था। ना जाने में कौन सा सपना था जो खुली आंखों से देख रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं होश में आता, मेरी पत्नी पल्लवी घर पर आ गई और उसने मुझे ममता के साथ देख लिया। फिर वह काफी गुस्से के साथ कमरे में चली गई। मैं भी पल्लवी के पीछे पीछे कमरे में गया। वह मुझ पर चिल्लाने लगी कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम ऑफिस में हो। मैंने कहा मैं अभी अभी ऑफिस से आया हूँ और आकर चाय पी रहा हूँ। लेकिन पल्लवी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने मुझे कहा तुम झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देख लिया, तुम कैसे मेरी बहन का हाथ पकड़े हुए थे। मैंने कहा तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें लेकर परेशान था। वह मेरे हाथ पकड़कर मुझे समझा रही थी, आप परेशान मत होइए, पल्लवी अभी आ जाएगी। पर न जाने क्यों आज इतनी छोटी सी बात पे मेरी बीबी मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगी थी। मैंने कहा तुम इतना गुस्सा मत करो, हमारे बच्चे के लिए सही नहीं है। फिर जब रात हुआ तो हम तीनों एक कमरे में आकर सो गए। लेकिन आज तो पल्लवी कुछ ज्यादा ही ममता को दिखा दिखा कर मुझसे प्यार कर रही थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे प्यार नहीं कर रही है, बल्कि अपनी बहन को जलाने की कोशिश कर रही है। और इन्हीं सब हरकतों से अब मैं पल्लवी से दूर होता चला जा रहा था, क्योंकि प्यार कोई दिखावा नहीं है। और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। बस कुछ ही घंटे बाकी थे मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने में। मैंने पल्लवी को अस्पताल में एडमिट करा दिया। डॉक्टर ने मुझे कहा अभी डिलीवरी में टाइम है, इसलिए आप लोग अभी घर चले जाइए, सुबह आइएगा। मैं और ममता दोनों ही घर चले आए थे। अब बेड पर सिर्फ मैं और ममता ही थे। पल्लवी आज हम लोगों के बीच में नहीं थी और मैं अकेले ममता के साथ इस कमरे में सोने को लेकर सोचकर मैं अंदर से कांपने लगा था। मैं कमरे में सोने के लिए चला आया था, लेकिन मैं सोया नहीं था। फिर थोड़ी ही देर के बाद ममता भी कमरे में आई और बत्ती बंद कर मेरे बगल में सो गई। ममता ने लाइट बंद कर कमरे में पूरा अंधेरा कर दिया था। लेकिन अब मैंने बेड लाइट जला दिया और जब ममता बेड पर सोने के लिए आई तो जैसे मेरी नज़र उस पर गई, उस बेड लाइट की रोशनी में वह कमाल की खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में अकेलापन था। वह मुझे देखकर मुस्कुराई तो उसकी मुस्कुराहट में एक आग थी। पर उसके बाद उसने जो कुछ भी किया उससे मेरी चीख निकल गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी विधवा शाली ऐसा भी कुछ कर सकती है। वह मेरे करीब आ गई, अपनी साड़ी का पल्लू नीचे गिरा दिया और जब मैंने उसके शरीर देखा तो उसमें कुछ ऐसा निशान बने हुए थे जिसे देखकर मेरी चीख निकल गई थी। मुझे चक्कर आने लगा, ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। फिर वह मेरे और करीब आकर मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया और अब मेरे अंदर एक अजीब सा करंट जाने लगा। मेरे हाथ पैर ठंडा होने लगे, मैं बिल्कुल ही कांपने लगा। अब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, जी कर रहा था कि उसमें डूब जाऊं। फिर यही हुआ, मैं ममता के हुस्न में डूब गया और आज मुझे एक ऐसा सुख का एहसास हुआ जो कि मुझे अभी तक पल्लवी के साथ रहने पर भी नहीं हुआ था। और अचानक अब मुझे कुछ याद आने लगा। मेरे दिमाग में कई सारी तस्वीरें घूमने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था, ममता मुझे बचा लो, ममता मुझे बचा लो। फिर ममता कहने लगी क्या आपको कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें जन्मों से पहचानता हूँ। उसने कहा आप मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। यह सुनकर मैं बिल्कुल ही दंग रह गया। मैं सोचने लगे मुझे ऐसी क्यों बोल रही है, जबकि वह जानती कि मैं उसकी छोटी बहन का पति हूँ। उसके बाद मेरे और करीब आ गई और मेरे पीठ को सहलाने लगी। उसका वह स्पर्श मुझे सब कुछ भुला देने के लिए काफी था। फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और सारी हदें पार कर दी। और आज मुझे वह सुकून मिला जो मुझे कभी पल्लवी के साथ भी नहीं मिला था। उसने कहा आपको अभी तक कुछ भी याद नहीं आया। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें परसों से जानता हूँ। फिर ममता ने जो कुछ कहा मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा था और मुझे बिल्कुल भी कुछ याद नहीं था। लेकिन ममता मुझे याद दिलाना चाह रही थी। हाँ, उसके करीब आने पर मुझे एक अलग से एहसास जरूर होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूँ। तभी मुझे मेरे दोस्त राहुल की याद आई। मैं ड्राइंग रूम में आकर राहुल को कॉल किया और कहा कि मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ, कुछ जरूरी बात आ गई है। राहुल ने कहा इतनी रात को क्यों, क्या हुआ। मैंने कहा कि मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है, लेकिन मुझे तुमसे किसी दूसरे विषय में अभी बात करनी है। मेरे जिगरी दोस्त ने कहा ठीक है दोस्त, अभी मैं आ जाता हूँ। मैं राहुल से अपने अतीत के बारे में पूछना चाहता था, क्योंकि वो पल्लवी को देखकर चौंक उठा था। जैसे राहुल आया मैंने उसे कहा तुम जो कुछ भी जानते हो मुझे सच सच बताओ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मेरी जिगरी दोस्त हो। अगर कोई भी ऐसी वैसी बात होगी तो तुम मुझे अवश्य ही बताएगा। तभी राहुल ने अपने मोबाइल से एक तस्वीर निकाला और मुझे दिखाने लगा। और फिर जैसे ही मैंने तस्वीर देखी, उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह मेरी और ममता की तस्वीर थी। मैंने कहा यह क्या है, मुझे सब कुछ बताओ। राहुल कहने लगा ममता तेरी पत्नी है। अचानक तुझे एक दिन तेज बुखार आया और तू चीखने चिल्लाने लगा और फिर बेहोश हो गया।
फिर जब कुछ देर के बाद तुझे होश आया तो तू अपनी पत्नी ममता को भूल चुका था। और जब उस दिन मैंने तुम्हें जब पल्लवी के साथ देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि पल्लवी तेरी पत्नी कैसी बन गई। उस वक्त मैंने तुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि पल्लवी भाभी की हालत देखकर मैं चुप रहा। और फिर मैं तुझे क्या बताता, बताने से कोई फायदा भी तो नहीं था, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त तो पूरी तरह से जा चुकी थी। मैं तुम्हारा घर तोड़ना नहीं चाहता था। अभी हम लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी हॉस्पिटल से फोन आया। मुझे डॉक्टर की आवाज़ में परेशानियां झलक रही थी। डॉक्टर ने कहा कि आप जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचिए। मैं जल्दी से अस्पताल पहुंच गया और वहां पर मैंने देखा कि सारे डॉक्टर आपस में विचार विमर्श कर रहे थे और परेशान भी लग रहे थे। मैंने पूछा आखिर बात क्या है। फिर डॉक्टर ने बताया कि आपकी पत्नी ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। बच्चा जन्म लेने के पहले ही मर चुका था। उसका शरीर बिल्कुल काला पड़ चुका था। हमने अपनी मेडिकल हिस्ट्री में आज तक ऐसा कोई भी केस नहीं देखा। वैसे जब हमने आपकी पत्नी का टेस्ट किया था तब बच्चा बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन जब बच्चा जन्म लिया तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि बच्चा सालों से मुर्दा ही है। डिलीवरी होने के पहले उसके दिल की धड़कन साफ सुनाई देती थी, लेकिन जब जन्म लिया तो ऐसा लगा कि वह कब का मरा हुआ है। आज न जाने मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने ममता को कॉल करके सारी बातें ममता हॉस्पिटल आ गई और फिर यहाँ आकर मुझे संभाल लिया। जब पल्लवी ठीक हुई तो मैं उसे लेकर घर आ गया और फिर मैंने अपनी और ममता की तस्वीर पल्लवी को दिखाया। मैंने राहुल के मोबाइल से लिया था। मैंने पल्लवी को गुस्से से कहा, तो मुझे सारी बातें सच सच बताओ कि आखिर इस तस्वीर में ममता मेरी पत्नी के रूप में क्यों खड़ी है। जब मैंने पल्लवी पर जोर दिया तो वो रोने लगी और कही, यह मेरे बुरे कर्मों का ही नतीजा है और इसीलिए मेरा बच्चा भी ऐसा पैदा हुआ। क्योंकि तांत्रिक ने मुझे कहा था अगर आप किसी के साथ बुरा करोगी तो इसका असर आपको देखने को भी मिलेगा। और मेरे कारण ही देखो आज मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है। वह फूट फूट कर रोने लगी। तब ममता कहने लगी, अब जो होना था वह हो गया, लेकिन अब तो तुम सच बता दो। फिर पल्लवी ने कहा, हाँ ममता आपकी पहली पत्नी है। आप उससे सालों पहले शादी कर चुके थे, लेकिन अभी आपको कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि मैंने तांत्रिक के पास आपका ऊपर टोना टोटका करवाया था, जिस कारण से आपकी याददाश्त चली गई और आप ममता को हमेशा के लिए भूल गए। फिर मैंने आपको अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और ममता को सफ़ेद साड़ी पहनने पर मजबूर कर दिया, जबकि उसका पति जो कि आप है जिंदा है। फिर ममता कहने लगी, हाँ ये सब सच है। मैं पल्लवी के लिए चुप रही, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई और मैं हर रात पल्लवी को आपके साथ प्यार करते हुए देखती तो मेरा दिल टूट जाता था। इस वजह से मैं मंदिर जाने लगी और वहाँ के साधुओं से मिली। उन्हें मैंने सब कुछ बताया। तब वह साधु बाबा रोज मेरे साथ अंगने के सामने कुछ मंत्र पढ़ते थे, जिससे कि आपकी याददाश्त वापस आ जाए। और फिर यह सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर पल्लवी कहने लगी, मैं बचपन से ममता से जलती थी। जब उसने आपसे शादी की तो मैं भी हर हाल में आपसे शादी करना चाहती थी। मैंने इसे कहा था कि तुम अपने पति को छोड़ दो, क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, पर वह राजी नहीं हुई। फिर आपको हासिल करने के लिए मैं गलत रास्ते पे चल पड़ी। ऐसा नहीं था कि मैं आपसे प्यार करती थी, बस मैं ममता को तकलीफ में देखना चाहती थी। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं ऐसी औरत के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता। मैंने पल्लवी को उसके गांव भेज दिया और कह दिया कि तुम दूसरी शादी करके अपनी ज़िंदगी बिताओ, क्योंकि जब ममता से मेरी शादी पहले हो चुकी है तो कानूनन मेरी पत्नी वही है, तुम कुछ भी नहीं हो। मेरी बात सुनकर पल्लवी ने कुछ नहीं कहा, अपने गांव वापस चली गई। और फिर उसके बाद मैं ममता के साथ खुशी खुशी रहने लगा। अभी तक मुझे अपना पूरा अतीत याद नहीं आया है, लेकिन अपने अपनी पत्नी ममता के साथ अपनी एक नई जिंदगी फिर से स्टार्ट की और अपनी एक नई यादें बनाई। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।